कनिका बहुत ही अमीर थी, लेकिन उसने कभी भी अपने अमीरी पर घमंड नहीं किया था। कनिका के पिता सुनील मल्होत्रा पूरे शहर में सबसे अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बेटी को वो सारी सुख सुविधाएं दी थी जो एक अमीर लड़की को मिलता है। लेकिन कई बार कनिका को इस तरीके से अमीरी भरा जीवन जीने की इच्छा नहीं होती थी। वो अक्सर एक आम लड़की बनकर ही अपनी जिंदगी काटने की सोचती थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं उधर ही चल रहा हूँ, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच पापा, बट आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं चल तो रहा हूँ ना। कनिका के पापा सुनील ने अपने हाथों में सैंडविच लिए वो कनिका के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज चलो, कनिका को ड्रॉप करके और फिर ऑफिस चलना। कनिका बेटा, कैसे चल रहा सब कुछ कॉलेज में? मस्त पापा, सब कुछ मस्त चल रहा है। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुमने क्यों इस फटीचर कॉलेज को चुना। तुम चाहती तो इस शहर की सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी यार। पापा, मेरा कॉलेज बेशक सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट हैं। आपके रिचेस्ट कॉलेज के प्रोफेसर से भी ज्यादा। प्राइवेट कॉलेज में टीचर सिर्फ अपनी सैलरी लेना जानते हैं, लेकिन मेरे कॉलेज के टीचर ऐसे नहीं हैं। ड्राइवर काका, जरा गाड़ी साइड में रोक दीजिएगा। यहाँ पर क्यों? मैं तुम्हें कॉलेज के सामने ड्रॉप कर देता हूँ ना। नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कॉलेज के दोस्तों को मेरे समीरी के बारे में पता चले, इसलिए मैं पहले ही उतरकर उनके सामने पैदल चलकर जाना चाहती हूँ। इतना कहकर कनिका गाड़ी से उतर जाती है। सारा, कनिका मैडम कितने समझदार है ना। हाँ, आखिरकार बेटी किसकी है? सुनील मल्होत्रा की। वो नहीं चाहती किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक ही है, अगर सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग कर उसे परेशान कर देंगे। ड्राइवर काका बातें सुनकर बस मुस्कुरा देते हैं। वो कनिका को उसके बचपन से जानते थे। वो समझते थे कि कनिका अपने दोस्तों के सामने अपनी अमीरी का दिखावा नहीं करना चाहती थी। असल में लोगों को लेकर कनिका और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में, हाँ जी श्रीमती, कहाँ गई थी? पता है ना मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओहो सॉरी विशाल, तुम तो जानते हो कि शहर के बसों में कितनी भीड़ होती है, और ऊपर से ये ट्रैफिक, बस इसी वजह से मैं लेट हो गई और तुम्हें मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। हाँ हाँ समझ गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें अपनी बाइक पर घुमाया करूंगा। अच्छा जी, अब ये बाइक कहाँ से आएगी? देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें दहेज में मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी से बता रही हूँ, समझे? हाँ हाँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। वैसे भी पूरी प्लानिंग कर रखी है मैंने कि गांव में अपना एक छोटा सा खेत है। खेती का काम अब मेरे माता पिता के बस की तो है नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर मैं एक बाइक लूंगा और फिर एक छोटी सी दुकान खरीद कर अपना और तुम्हारा जीवन यापन करूंगा। कहाँ, इसी शहर में क्या? ओ कनिका मैडम, मैं इतना बड़ा रईस नहीं हूँ, है ना। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तो भी यहाँ पर दुकान नहीं खरीद पाऊंगा मैं। विशाल की बात पर कनिका जोर जोर से हंसती है। विशाल और कनिका कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर कनिका ने विशाल को ये कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि विशाल ने कनिका को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। विशाल गांव से शहर आया था पढ़ने के लिए और वो छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीतता है और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ जाती है। फिर एक रोज, कनिका मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है यार। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे बुद्धू, उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ कैसे मांगूंगा मैं? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देंगे? जाओ, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपने खेत को बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ। उसके बाद मैं आऊंगा तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तभी तो तुम्हारे घर वालों को भी लगेगा कि लड़का पैसे वाला है। कनिका विशाल की बात सुनकर हंसने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कनिका हिम्मत करके अपने पिता से विशाल के साथ अपनी शादी की बात छेड़ देती है। विशाल की आर्थिक स्थिति की बात जानकर सुनील मल्होत्रा का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। क्या कहा तुमने? लड़का क्या करता है? पापा, विशाल की गांव में दुकान है। बेटी तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है, हैं? उस फटीचर के साथ शादी करने का ख्वाब तू छोड़ दे। हाँ, और तू सोच भी कह सकती है ऐसा? तू सुनील मल्होत्रा की बेटी है, किसी ऐरे गहरे इंसान की नहीं है। तू एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी, हैं? पापा प्लीज, आप मेरे प्यार को समझने की कोशिश कीजिए, और मैं उसके बिना। शट अप कनिका,
अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस का तो ख्याल रख। आई एम सॉरी पापा, मैंने स्टेटस देखकर प्यार नहीं किया, बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। वो तो तुमने डिसीजन ले लिया, ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने इंसान देखकर प्यार किया है, और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला हूँ, ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। पापा, उसे तो ये पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो, और न ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। अरे दहेज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सुनील मल्होत्रा वहां से चला गया और कनिका को समझ में आ गया कि विशाल से उसकी शादी उसके पापा के मंजूरी के साथ कभी नहीं हो सकती। इसलिए अब कनिका के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे विशाल के पास चली गई। विशाल कनिका का इंतजार कर रहा था। उसके बाद कनिका ने हिम्मत करके विशाल को सब कुछ बता दिया। विशाल फौरन कनिका को अपने साथ एक मंदिर में ले गया और वहां पर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही सिंपल तरीके से हुई थी, लेकिन इस शादी से कनिका और विशाल दोनों ही बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? कनिका, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, खासकर तुम्हारे पापा के लिए। तुम तो महलों में रही हो ना, तुम मेरे साथ इस गरीबी में जिंदगी बिता रही हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? और अगर हम शहर चले गए तो यह माँ पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? कनिका की समझदारी भरी बातें सुनकर विशाल को काफी अच्छा लगता है। दरअसल विशाल के माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वहीं विशाल के पिता महेश की भी अब तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। जैसे तैसे करके अभी घर चल रहा था, लेकिन कनिका की इस बात से विशाल के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा और भी मजबूत हो जाती है और वो कनिका से कहता है, कनिका देखना, मैं तुम्हारे लिए एक दिन बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, बिल्कुल सोने की महल की तरह, जिसमें हर चीज सोने की लगी होगी, सोने की। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। वैसे वो जमीन का क्या हुआ जो तुम बेचने को कह रहे थे? कनिका, उस जमीन को कोई खरीदने को राजी नहीं है, और कोई खरीद भी रहा है तो उसकी कीमत काफी कम लगा रहा है। यही तो सारी बात फंस रही है। अच्छा ये बात है, ठीक है विशाल, तुम भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मैं नदी पर जाती हूँ, शाम को खाना बनाने और पीने के लिए पानी लाना है। ऐसा कहकर कनिका मटका उठाए नदी की ओर निकल जाती है। वो चलते चलते अपने घर से काफी दूर निकल जाती है। तभी एक आदमी अपने कार के पास खड़ा होकर कनिका से कुछ पूछता है। सुनिए, यहाँ कोई आसपास में मैकेनिक या कहें कि गैरेज वगैरह कोई है क्या? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है। नहीं जी, यहाँ तो कई किलोमीटर दूर तक कोई भी गैराज या मैकेनिक नहीं है। आपको शहर से ही यहाँ पर मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। ओह शिट, चलिए धन्यवाद आपका बताने के लिए। इसके बाद कनिका उस आदमी को ये बताकर आगे निकल जाती है। कनिका पूरे रास्ते उसकी गाड़ी खराब वाली बात को सोचने लगती है, और जब वो पानी लेकर अपने घर वापस जाती है तो कहती है, हाँ ये सही रहेगा, विशाल के लिए मैं खुद ही ट्राई करती। ऐसा कहते हुए वो घर चली जाती है, जिसके बाद वो घर पर जाकर सभी को खाना बनाकर खिलाती है। और अगली सुबह वो शहर में कुछ पेपर को लेकर अपने ड्राइवर काका के पास जाती है। ड्राइवर काका नमस्ते। नमस्ते कनिका बेटिया, तुम यहाँ कैसे? ड्राइवर काका, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। क्यों नहीं बेटिया, बताओ क्या मदद चाहिए? दरअसल कनिका के ड्राइवर काका को गाड़ियां चलाना और उसे बनाने का काफी अच्छा खासा अनुभव था, इसलिए वो उन्हें अपने साथ पहले बैंक ले जाती है और वहां से विशाल के जमीन के पेपर्स को दिखाकर बिजनेस लोन पास करवाती है, और अपने ड्राइवर काका को अब समझाकर दोबारा से वो अपने ससुराल आ जाती है। कनिका, कहाँ गई थी तुम इतनी सुबह सुबह? दरअसल विशाल, मैं शहर गई थी अपने जमीन से बैंक के द्वारा लोन लेने के लिए, और लोन मिल भी गया। अब इससे हम एक गाड़ियों का शोरूम खोलेंगे जहां लोग अपने बाइक का रिपेयर करवाएंगे। इसके लिए मैंने अपने ड्राइवर काका को भी साथ रख लिया है, और ये शोरूम तुम्हारा होगा। क्या सच में? लेकिन तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से? इसके बाद कनिका विशाल से कल उस आदमी की गाड़ी खराब होने की बात बताती है और अपनी आइडिया के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो विशाल को उस शोरूम के पास भी लेकर जाती है जहां उसके ड्राइवर काका पहले से ही मौजूद थे। अरे यार, तुमने तो सच में सारी परेशानियों को ही दूर कर दिया। सच में ड्राइवर काका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। कनिका, आई लव यू यार। आई लव यू टू विशाल। फिर क्या था, विशाल अपने उस शोरूम में दिन रात मेहनत करता है और तरक्की हासिल करता है। दरअसल विशाल के गांव के आसपास कई किलोमीटर तक कोई भी रिपेयरिंग शॉप नहीं थी, जिस कारण से विशाल का काम अच्छा चल पड़ता है। इस तरह से विशाल कनिका से किया हुआ अपना वादा भी पूरा करता है
और वो उसे एक अच्छा सा महलों जैसा घर खरीदकर उसे गिफ्ट करता है और अब पूरा परिवार उसी घर में एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं।